नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल बुक्स इन मिनट्स पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी बुक जो आपके सोचने और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगी। ये बुक है रीवर्क, जिसे जेसन फ्राइड और डेविड हैंसमेयर हैंसन ने लिखा है। रीवर्क एक बिजनेस बुक है, लेकिन यह परंपरागत तरीकों को पूरी तरह से खारिज करती है। बुक बताती है कि ज्यादा प्लानिंग, बड़े बड़े निवेश और लंबी मीटिंग्स की जरूरत नहीं है। काम को सिंपल रखें, छोटे लेकिन असरदार कदम उठाएं और जो आपके पास है उसी के साथ शुरुआत करें। क्या आपके पास कभी कोई बढ़िया बिजनेस आइडिया था, लेकिन आप उसे लागू करने में झिझक रहे थे? क्या आप नॉलेज की कमी से स्ट्रेस में हैं और आपको इस नए बिजनेस पर कितना समय खर्च करने की आवश्यकता है? जब आपको एहसास हुआ कि आपके पास प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक क्षमताएं हैं, तो क्या आप प्रेरित हुए? अंदाजा लगाइए, जो कोई भी व्यावसायिक विचार लेकर आता है उसे इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। जेसन फ्राइड और डेविड हैंसमेयर के पास एक बेहतरीन विचार है। वे इस पर अमल करने से नहीं डरते और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा वह थोड़ा सरप्राइजिंग है। आपको काम, बिजनेस मीटिंग्स और अन्य बोरिंग कार्यों में लंबे दिनों से डरने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप इस समरी में देखेंगे, आपको इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम शुरुआत में नहीं। बिल्कुल इसके ऑपोजिट। फ्राइड और हैंसमेयर के अनुसार इस तरह की चीजें वास्तव में आपके बिजनेस में सफल होने की संभावनाओं में बाधा डालती हैं। और यह दो लोग कोई रैंडम व्यक्ति नहीं है जिन्होंने एक बुक लिखने और पैसा कमाने का फैसला किया है। उन्होंने कुछ साल पहले अपनी रेप्यूटेशन साबित की जब उन्होंने एक प्रसिद्ध प्रोग्रामिंग भाषा रूबी ऑन रेल्स बनाई। आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा, लेकिन कुछ बेहद लोकप्रिय ऐप और शोपिफाई और ट्विटर जैसी साइटें शायद आज मौजूद नहीं होती अगर यह प्रोग्रामिंग भाषा नहीं होती। क्या आप जानना चाहते हैं कि मल्टी मिलियन कंपनी बनाने से रीवर्क के लेखकों ने क्या सीखा? तो इस बुक के साथ रहे, हम आपको इंपॉर्टेंट आइडिया के बारे में बताएंगे। आपका आइडिया किसी चीज से जुड़ा होना चाहिए जिसके लिए आप लड़ोगे विशेष रूप से। केवल बिजनेस इसलिए शुरू न करें क्योंकि आप बहुत सारा पैसा बनाना चाहते हैं। जरूर कभी कभी इस लालची रुख से भी सफलता मिलती है, लेकिन बहुत बार यह नुकसान पहुंचाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आप केवल पैसे पर ध्यान देते हैं तो आप कभी कभी ज्यादा पैसा बचाने के चक्कर में अपनी कंपनी के आसपास के जरूरी कामों पर लापरवाही करोगे, और यह लापरवाही लंबे समय में हर एंगल से बहुत नुकसान पहुंचाएगी। मान लीजिए कि आपने एक छोटी सी कंपनी शुरू की है जो एप्लीकेशन बनाती है। आपके पास केवल कुछ कर्मचारी हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप भविष्य में कहीं ना कहीं इसे बढ़ाना चाहते हैं। अब यदि आपका ध्यान सिर्फ पैसा कमाना है तो आप शुरुआत से ही इसे फैलाना शुरू कर दोगे और अधिक से अधिक एम्प्लॉय को हायर करोगे। बहुत बार इसका मतलब है कि आप बहुत कम सैलरी दोगे। और अनुमान लगाएं कि जब लोग अपने काम के लिए कम पैसे लेंगे तो क्या होता है? आप सही हैं, वे कम काम करेंगे। यह इतना सिंपल है। दूसरी ओर आप एक अलग विजन अपना सकते हैं। केवल पैसे पर ध्यान देने के बजाय आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, 1 मिनट रुको, मेरी कंपनी के पास एक प्रोडक्ट है। मैं चाहता हूं कि यह प्रोडक्ट सबसे अच्छा साबित हो। पैसा मेरी कंपनी की क्वालिटी का केवल एक बाय प्रोडक्ट है। यदि अच्छे एप्लीकेशन बनाने का मतलब है कि मैं अपने एम्प्लॉय को ज्यादा पैसे देना है, तो मैं ऐसा करूंगा। यह निश्चित रूप से कई उदाहरणों में से एक है। आप बिजनेस के सभी क्षेत्रों में इस तरह की सोच को लागू कर सकते हैं। फार्मास्यूटिक्स, गेमिंग और प्रोग्रामिंग, डिजाइन, अनगिनत ऑप्शन हैं। हम यह कहना नहीं चाहते हैं कि पैसा एक प्रेरक नहीं है, लेकिन पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। क्या आपको लगता है कि बिल गेट्स तब भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते थे जब उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू ही किया था? शायद नहीं। वह बस एक युवा प्रोग्रामर था जिसे वह करना पसंद था और जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहता था। और कुछ 30 वर्षों के बाद दुनिया की सबसे मजबूत कंपनियों में से एक को लीड कर रहे हैं। और बिल गेट्स के साथ हम एक और इम्पॉर्टेंट विषय पर आते हैं। जो लोग केवल लाभ के लिए बिजनेस में प्रवेश करते हैं, वे सफल होते ही बेहद शक्तिशाली और फैंसी बन जाते हैं। बिल गेट्स के साथ ऐसा नहीं था। आप उसे किसी सनसनीखेज मैगजीन के पीले पन्नों पर नहीं देखेंगे। वह अपने बच्चों के साथ भी ऐसे ही है। एग्जाम्पल के लिए,
बिल गेट्स अपने बच्चों के टेक्नोलॉजी के उपयोग के बारे में बहुत सावधान हैं। वह जानते हैं कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है और वह उनका अच्छे से पालन पोषण करना चाहता है जिन्हें असली चीजों का पता हो। और आप स्वयं, यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो इस तरह से कुछ करने का प्रयास करना चाहिए। निष्कर्ष निकालने के लिए आप जिस चीज से प्यार करते हैं उस पर ध्यान दें। यह उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चैप्टर 1, मार्केटिंग आसान है। पहले चैप्टर में हमने कहा कि पैसे कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी फोकस्ड कंपनी बनाना है। यहां हम उस डायरेक्शन में जाते रहेंगे। यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट सलाह जो रीवर्क में मिल सकती है, आप स्वाभाविक रूप से इस एक का पालन करेंगे। यूजुअल झूठी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में भूल जाएं। यदि आप वास्तव में आप जिससे प्यार करते हैं उस पर फोकस करते हैं, यदि आप अपनी चीज के लिए लड़ने के लिए वास्तव में तैयार हैं, तो आपको बड़े मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से आपकी कंपनी की ग्रोथ शायद थोड़ी धीमी होगी, लेकिन आप अपना सारा अटेंशन उन बातों पर फोकस कर पाएंगे जो मैटर करती है, ना कि उन मामूली मार्केटिंग चीजों में जिन पर सभी लोग ध्यान केंद्रित करते हैं। आइए अपने खुद के अनुभव से शुरू करें। आपने कितनी बार टीवी एडवर्टाइजमेंट देखा है जिसमें कहते हैं इस हेयर प्रोडक्ट को खरीदें, यह आपके बालों को पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत बना देगा। उस सहकर्मी को याद करें जो आपको नजरअंदाज करता है। अब उसे आपको नोटिस करना होगा क्योंकि आपके बाल बेहद खूबसूरत होंगे और अच्छी महक भी आएंगे। कहने की जरूरत नहीं है कि हमने पूरी तरह से रियलिस्टिक होने की कोशिश नहीं की है, लेकिन आपको इसका अंदाजा है। जब आप ऐसा कुछ सुनते हैं तो आप तुरंत जान जाते हैं कि एडवर्टाइजमेंट झूठ बोल रहा है। एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग का पूरा उद्देश्य आपको कुछ खरीदने के लिए दबाव देना है। कहानी का अंत। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें आपको समझाने के लिए झूठ बोलना पड़े। आप इस तरह की मार्केटिंग का सहारा नहीं लेना चाहते हैं, खासकर अगर आप कुछ ऐसी चीज बेचने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कुछ क्वालिटी है। बेशक हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि आपको पूरी तरह से मार्केटिंग को नजरअंदाज करना होगा। मार्केटिंग जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि इस बेईमानी के खेल में बहुत फंसे। उदाहरण के लिए, कुछ एडवर्टाइजमेंट बनाने के बजाय जिन्हें हम सभी 1000 से अधिक बार देख चुके हैं, कुछ ऐसा बनाएं जो सबसे अलग हो, कुछ असाधारण हो। उदाहरण के लिए, कुछ क्रिसमस थीम वाले एडवर्टाइजमेंट बनाने के बजाय आप अपना एडवर्टाइजमेंट ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में बना सकते हैं। इसके अलावा कोका कोला ने पहले ही अनगिनत टीवी विज्ञापनों के साथ क्रिसमस को मोनेटाइज कर दिया है। इसका मतलब है कि कोका कोला के लिए क्रिसमस वाली एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिटेबल है और आपके लिए नहीं। इसलिए सिंपल बने रहें और मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें जो इतना अच्छा हो कि उसे मार्केटिंग की भी आवश्यकता ना हो। एक वर्कहोलिक काम में डूबा हुआ और एक प्रोडक्टिव व्यक्ति दो कंप्लीट चीज है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो मूल्यों पर काम करता है। ऐसे समाज में हर समय काम में पूरी तरह से डूब जाना और दुनिया की दूसरी सभी इंपॉर्टेंट चीजों को भूलना आसान है। इससे भी जरूरी बात, यदि आप अपने आप को लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो आप लेस प्रोडक्टिव हो जाएंगे। इसके बजाय आप जितना चाहें उतना काम करें। इसी तरह दूसरों से लंबे समय तक काम करने की मांग न करें। ऐसा करने से आपके एम्प्लॉय आपका सम्मान करेंगे क्योंकि वे देखेंगे कि आप उन्हें इंसान के रूप में मानते हैं, न कि कैश मशीनों के रूप में। पश्चिम के लोग इस बारे में भी डींग मारते हैं कि वे कितना काम करते हैं और पिछले हफ्ते उन्होंने कितने घंटे काम किया है। यह निश्चित रूप से ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर किसी को वर्कहॉलिक, काम में डूबे रहने वाला होना चाहिए। काम में डूबे रहने वाले व्यक्ति विशेष रूप से अपने काम के बारे में चिंतित हैं। वे एक ही समय में परफेक्शनिस्ट भी हैं। यह एक डेडली कॉम्बिनेशन है क्योंकि इसका मतलब है कि वास्तव में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। आइए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ले। मार्क एक अकाउंटिंग फर्म में काम कर रहे थे। अपने पूरे जीवन के दौरान उन्हें अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने का जुनून था, पहले स्कूल में और अब अपने काम पर। परिणाम स्वरूप थोड़े से काम तलने के मामूली हिंट पर भी वह बेहद बेचैन हो जाता था। जब भी उसे एहसास हुआ कि उसे काम खत्म करने में थोड़ा अधिक समय लगेगा,
तो वह इतनी टेंशन में आ गया कि उसने काम पूरा करने के लिए सब कुछ अनदेखा कर दिया। उसने खाना, सोना और बाकी नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं की। परिणाम स्वरूप वह लंबे समय के लिए बीमार हो गया और वह उस काम को भी करने के लायक नहीं रहा जो इकट्ठा हो गया था। मार्क एक परफेक्शनिस्ट भी थे। कुछ भी अच्छा नहीं था। वह हमेशा कुछ गलती ढूंढता जिन्हें ठीक करने की जरूरत होती, और जब वह गलती ठीक हो जाती तो वह दूसरी गलती को ढूंढता और ऐसा करते रहता। कहने की जरूरत नहीं है, यह उसके लिए उतना ही तनावपूर्ण था जितना कि उसके आसपास के दूसरे व्यक्तियों के लिए जो परफेक्शनिस्ट नहीं थे। इसलिए न केवल मार्क ने खुद को रोका, बल्कि उन्होंने अपने सहयोगियों को भी निराश किया। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको सभी गलतियों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन क्या आवश्यक है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है, न कि छोटी गलतियों पर। ऐसा करने के बजाय तब तक काम करने की कोशिश करें जब तक यह आपको सूट करे। एक एफिशिएंट वर्कर बनने में सबसे जरूरी चीज है कुछ घंटों लगातार काम करना। जब आप वास्तव में किसी चीज पर ध्यान लगते हैं तो आप फेसबुक मैसेज, इंस्टाग्राम पोस्ट और दूसरे डिस्टर्बेंस से परेशान नहीं होना चाहते। लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं, इस तरह की चीजों से खुद को अलग करना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, खासकर तब जब आप हर 5 मिनट में अपने सोशल नेटवर्क को चेक करने के आदी हो गए हों। यह शायद उन चीजों में से एक है जिसमें जेसन फ्राइड और डेविड हेनिमियर ने सबसे अधिक जोर दिया। वे प्रोग्रामर हैं और वे अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि बेकार की जानकारी से उनका समय बर्बाद हो। यदि आप काम करते वक्त अपने सोशल मीडिया का यूज कम करना चाहते हैं तो बस फोन बंद कर दें या कम से कम इंटरनेट बंद कर दें। अन्य तकनीकें भी हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने फोन को कार्यालय में कहीं रख सकते हैं जहां से फोन यूज करना मुश्किल हो। यही कारण है कि आप शायद ही कभी जा पाएंगे और फोन ले पाएंगे। बेशक तरीके और भी हैं, लेकिन जो आपको सबसे अधिक सूट करता है आप उसे ढूंढें। अगली चीज जो प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत खराब है वो है लंबी बेकार की स्टाफ मीटिंग। फ्राइड और हेनिमियर को इस टाइप की मीटिंग से नफरत थी, और यहाँ कारण है। 10 लोग एक मीटिंग में हिस्सा लेते हैं जो केवल 1 घंटे तक चलती है। इसका मतलब यह है कि 10 घंटे के फोकस्ड काम को कड़ी मेहनत के अलावा किसी और चीज पर खर्च किया गया है। बेशक मीटिंगें हमेशा खराब नहीं होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय होते हैं जिन्हें बिना किसी मीटिंग के आयोजन के नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है कि आप इसे दूर तक ना ले जाएं। कई तरीके हैं जिनसे आप मीटिंग को प्रोडक्टिविटी के रास्ते में आने से रोक सकते हैं। बस मीटिंग की शुरुआत में एक टाइमर सेट करें। जब समय खत्म हो जाएगा तो मीटिंग भी। इतना ही आसान। इसके अलावा आमतौर पर एम्प्लॉयर्स पहली बार इन मीटिंग को पसंद नहीं करते हैं। जो लोग शर्मीले होते हैं वह बहुत सारे लोगों के सामने बोलना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यह उनकी चीज नहीं है। यही कारण है कि आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि मीटिंग के दौरान सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है। शर्मीले लोगों के साथ आमने सामने बातचीत हमेशा बेहतर होती है। इस तरह की बातचीत में उन्हें और पीछे रखा जा सकता है, जिससे वह शायद बेहतर सुझाव दे पाएंगे, और आखिरकार यह उनके लिए बहुत कम स्ट्रेस वाला होगा। आपको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए जितना सोचते हो उससे कम की जरूरत होती है। आज के लोग फ्यूचर को लेकर बेहद सतर्क हैं। वे अपना समय और पैसा किसी ऐसी चीज में नहीं लगाते जब तक कि उन्हें पूरी तरह से यकीन नहीं हो जाता कि वह काम उनके लिए फायदेमंद होगा। यही कारण है कि बेहद से लोग कभी भी अपने बिजनेस आइडिया को विकसित नहीं कर पाते हैं। आज की दुनिया आपको ध्यान से सब कुछ तैयार करने, 10 साल आगे का प्लान बनाने, इन्वेस्टर को इकट्ठा करने आदि के बारे में सिखाती है। रीवर्क में आप सीखेंगे कि ये सभी आपके बिजनेस शुरू न करने के लिए बहाने हैं। मान लीजिए कि आपको अपने ही शहर में एक वियतनामी रेस्तरां खोलने का आइडिया आया है। आप वियतनामी खाना पसंद करते हैं और इसे पकाने का आनंद लेते हैं और लोगों को खाली प्लेटें लौटाते हुए देखते हैं। स्वाभाविक रूप से आप विस्तार करना चाहेंगे। हालांकि तुरंत आपके सामने कई अड़चनें आती हैं। कौन सी जगह पर खोले, कंपटीशन कितना कड़ा होगा, आपका 5 साल का प्लान क्या है। कुछ समय बाद आप शायद सब कुछ छोड़ देंगे और अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाएंगे। फ्राइड और हेनिमियर आपको जो सिखाते हैं वह बस ये है कि वही करना है जिससे आप प्यार करते हैं।
बस रेस्तरां खोलें और देखें कि यह कहां जा रहा है। एक रेस्तरां को लीड करने के प्रोसेस में आप कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव करने में सफल होंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा, और आप इन चेंजेस के लिए संभावनाओं को नहीं देख पाएंगे जब तक आप अपना पहला साहसिक कदम नहीं ले लेते। आज इंटरनेट पर आप लाखों खुद से बने कंसल्टेंट देख सकते हैं जो आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं। वे बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को इतने मुश्किल तरीके से बताते हैं कि आप इसे समझ भी नहीं पाएंगे। यही कारण है कि आपको उन्हें आपकी मदद करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। इन लोगों के झांसे पर ना आए। आम तौर पर उनके पास कोई भी ज्ञान नहीं होता है और वे जो भी करते हैं वह बात और केवल बात है। विशेष रूप से वे कुछ भी रियल नहीं करते हैं। चैप्टर 2, छोटा काम शुरू करने से मत डरो। यह शायद रीवर्क से सबसे इंपॉर्टेंट लेने वाली चीजों में से एक है। ऑथर इसे इतनी बार दोहराते हैं कि हमें सिर्फ इसको बताना है। सबसे पहले, छोटी कंपनियों में बहुत कुछ सुंदर है, सब कुछ छोटा है, बहुत ज्यादा पर्सनल है। आप हर एम्प्लॉय और उसके परिवार के बारे में पर्सनली जानते हैं। आप लोगों की एक छोटी कम्युनिटी बन जाती है जो एक ही आइडिया के लिए लड़ते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे प्यार किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप बड़े हो जाते हैं आप अपनेपन की इस भावना को खो देते हैं। इसलिए छोटी चीजों के साथ शुरू करने से डरो मत। पहली बारी में जो कुछ भी आपके पास में है, जो भी काम करता है, उसका उपयोग करें और देखें कि चीजें आपके लिए कैसे चल रही हैं। बहुत ज्यादा को में ना डूबे, क्योंकि आपको लगता है कि आपका आइडिया काम करने वाला है। यदि आपने जोखिम उठाया है और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया है, तो संभावना है कि आपके पास पहले से ही नौकरी है। अपनी पुरानी नौकरी को पूरी तरह से छोड़ने के बजाय एक ही समय में दोनों काम करने का प्रयास करें और देखें कि चीजें कैसे चल रही हैं। अपने नए व्यवसाय पर काम करने में अनगिनत घंटे खर्च न करें। बस इसके बारे में सोचकर शुरुआत करें और फिर हर हफ्ते कुछ घंटे अपना व्यावसायिक विचार विकसित करने में व्यतीत करें। कुछ समय बाद आप यह तय कर पाएंगे कि आपको अपनी पुरानी नौकरी पूरी तरह छोड़ने की जरूरत है या नहीं। छोटे से शुरू करने का मतलब है कि आपकी कंपनी के कुछ सेक्टर अनडेवलप्ड रह जाएंगे। ऐसे सेक्टरों पर आपको शुरू से ध्यान देना चाहिए। ये कोर सेक्टर हैं। ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनके बिना आपकी कंपनी काम नहीं कर सकती है। आइए एक बार फिर वियतनामी रेस्तरां का उदाहरण पेश करें। ऐसी जगह खोलने के लिए आवश्यक चीज बेशक फूड इंग्रेडिएंट्स, और आप बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हासिल करना चाहते हैं। दूसरी ओर, कौन बेकार के सामान के बारे में परवाह करता है, जैसे कि रेस्तरां पर कुर्सी की क्वालिटी। यदि आप उस पर बैठ सकते हैं और नीचे नहीं गिर रहे हैं तो वह अपना काम कर रही है, कम से कम शुरुआत के समय पर। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान ले कि आपको पेंटिंग करना पसंद है। यह आपका पैशन है और यह एक चीज है जिसे आप सबसे ज्यादा करना पसंद करते हैं। अब एक बात जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है वह है आपकी स्किल। यदि आप अपना समय और पैसा बाहरी सामान में लगा दोगे, जैसे कि फ्रेम, तो आप एक औसत दर्जे की पेंटिंग और एक औसत दर्जे के पेंटर बनकर रह जाओगे। यह संगीत के साथ भी लागू होता है। जो आपके लिए जरूरी है उसमें ध्यान लगाने के बजाय, जैसे कि आपकी तकनीक, आप दिखावे जैसी चीजों पर ध्यान लगाते हो, जैसे कि लुक्स। और एक बार फिर तुम एक अच्छे दिखने वाले औसत दर्जे के संगीतकार बनकर समाप्त हो जाओगे। फाइनली, छोटे से शुरू करने से डरो मत। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट चीजों को सही से प्राप्त करें। चैप्टर 3, बहुत जल्द इन्वेस्टर के लिए खोज न करें। यह जल्दबाजी का एक और लक्षण है। एक बार जब आपको पहली सफलता मिल जाए तो आप कुछ ऐसे निवेशकों की तलाश शुरू कर देंगे जो आपकी कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। लेकिन ऐसा करने से आप बहुत सारी गलतियां करेंगे। सबसे पहले, निवेशक ढूंढने का मतलब है कि कंपनी में आपकी हिस्सेदारी कम हो जाएगी। यदि चीजें अच्छी तरह से चलती हैं तो आपके पास कम पैसे बचेंगे, क्योंकि शुरुआत में आपसे जल्दबाजी की गई थी। दूसरा, आप निवेशकों पर भरोसा करके उनकी राय के आधार पर निवेश कर सकते हैं। आप कंपनी के नियम बदलने पर भरोसा करेंगे। यह वही है जो आप नहीं चाहते। आखिरकार, आप अपना खुद का बिजनेस शुरू इसलिए करना चाहते थे क्योंकि आपको लीडर बनना था जो डिसीजन ले सके। और यहां हम एक और इम्पॉर्टेंट बात पर आते हैं। यदि आप बिजनेस शुरू इसलिए करना चाहते हैं
ताकि आप इसे बेच सके जब वह थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो जाए, तो इसे शुरू करने से परेशान न हो। रिज्यूम और फॉर्मल एजुकेशन में भरोसा न करें। सबसे पहले रीराइट आपको सिखाता है कि जब जरूरी हो तभी हायर करें। इस तरह आपके पास एक एम्प्लॉय होगा जो आपके लिए बिल्कुल जरूरी है, और एम्प्लॉय अपने को जिम्मेदार और वहां होना जरूरी समझेगा। जब खुद से लोगों को काम पर रखने की बात करे तो सावधान रहे कि बड़ी कंपनियों में लोगों को काम पर रखने के तरीके को कॉपी करने की कोशिश न करें। वे जो करते हैं वह अनगिनत जॉब इंटरव्यूज की लिस्ट बनाना है जो लोगों के रिज्यूमे पर आधारित होते हैं। ये दो बेकार की चीज करने के समान है। आप अपना और दूसरों का समय बर्बाद कर रहे हैं। इसके बजाय अपनी खुद की गट फीलिंग में भरोसा करें। कई रिज्यूमे पढ़ने के बजाय पोटेंशियल एम्प्लॉय को ढूंढने के लिए मौजूदा एम्प्लॉय की मदद ले। यदि आपके पास पहले से ही अच्छे मेहनती एम्प्लॉय हैं तो नए लोगों को खोजने में आपकी मदद करने के लिए कहने से डरे नहीं। क्यों रेज्यूमे जरूरी नहीं है? सबसे पहले, संभावना है कि पोटेंशियल एम्प्लॉय ने खुद अपना रेज्यूमे ना लिखा हो। ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए रिज्यूमे लिखते हैं। भले ही आप इंटरव्यू के दौरान इसे नोटिस कर लोगे, लेकिन समय बर्बाद क्यों करोगे? इसके बजाय अपने मौजूदा एम्प्लॉय के कहने पर कुछ इंटरव्यू रखें और देखें कि सब कुछ आपके लिए कैसे चल रहा है। चैप्टर 4, फेलियर केवल एक संभावना नहीं है। यह जरूरी है एक बार जब आपको इसका एहसास हो जाता है तो आप मन की शांति के साथ कई असफलताओं को संभाल सकते हैं। इसके बारे में सोचें, क्या उसेन बोल्ट अपनी हर दौड़ जीतते हैं? कदापि नहीं। क्या एक अच्छा विचार रखने का मतलब यह है कि आप सफल होंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए आपको असफलता को स्वीकार करना होगा, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आएगी। इसे दबाने की कोशिश करने के बजाय आपको इसे स्वीकार करना चाहिए और कम से कम भावनात्मक रूप से इसके लिए तैयार रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, मान लें कि सब कुछ ठीक चल रहा है और आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करते हैं और विस्तार करना शुरू करते हैं। शायद आप इसे लेकर बहुत आगे की सोच रहे हैं और आपने जितना आपके पास है उससे ज्यादा पैसा उधार ले लिया है, और कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आप अपना उधार वापस नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में ज्यादा परेशान होने के बजाय आपको यह एक्सेप्ट करना चाहिए कि समस्या मौजूद होती है, लेकिन इससे निपटना चाहिए। खुद के साथ ईमानदार हो। कुछ ऐसा कहें, हाँ, मैं अब फेल हो गया हूं, लेकिन इसका मतलब है कि मुझे अब पता है कि भविष्य में क्या नहीं दोहराना है। प्रॉब्लम के बारे में एक अच्छी कहावत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल सॉल्यूशन है। यदि आप इस दृष्टिकोण से सब्जेक्ट की ओर आगे बढ़ोगे तो आप देखेंगे कि प्रॉब्लम को एक चुनौती के रूप में देखा जा सकता है जिसे सॉल्व किया जा सकता है। बिजनेस को लीड करते समय इस तरह की मानसिकता जरूरी है। कुछ बेहद सफल लोगों ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में संघर्ष किया, सिर्फ बाद में दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बनने के लिए। यदि बिल गेट्स केवल एकेडमिक सफलता के आधार पर अपनी योग्यता देखते तो हमारे पास आज माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता, क्योंकि बिल गेट्स वास्तव में एक अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। कंक्लूजन, हमारी राय के अनुसार ये सबसे जरूरी सीखने वाली चीजों में से एक थी, लेकिन हम आपको अपने दम पर बुक पढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं और खुद को जज करने के लिए कहा। शायद आप कुछ ऐसा ढूंढ सकते हैं जो आपकी पर्सनल समस्याओं से संबंधित है। और अंत में आपको इन स्टेटमेंट्स को याद रखना चाहिए जो रीवर्क में मिल सकते हैं। 1. आपका बिजनेस आइडिया कुछ ऐसी चीज से जुड़ा होना चाहिए जिसके लिए आप लड़ोगे। केवल इसलिए बिजनेस शुरू न करें क्योंकि आप इसे कुछ सालों के बाद इसे बेचना चाहते हैं। कुछ ऐसा करें जो वास्तव में आपके लिए मायने रखता हो। 2. बड़ी कॉरपोरेट मार्केटिंग छोटी ईमानदार कंपनियों के लिए नहीं है। बड़ी कंपनियों के मार्केटिंग के तरीके का प्रयोग करने की कोशिश न करें, खासकर अपने बिजनेस के शुरुआती दिनों में। इसके बजाय सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान दें। 3. वर्कहोलिक होना और प्रोडक्टिव व्यक्ति होना दो कंप्लीट चीजें हैं। अगर आप देखते हैं कि काम थोड़ा धीमा चल रहा है तो घबराएं नहीं। अनकंस्ट्रक्टिव और चिंता वाले काम पर कई घंटे बिताने के बजाय इसे आसान बनाएं। टहलने जाएं या पुशअप्स का एक सेट करें। 1 घंटे का फोकस्ड काम 10 घंटे के वर्कहोलिक काम से बेहतर है। 4. आपको शायद अपना बिजनेस शुरू करने के लिए जितना सोचते हो उससे कम की जरूरत है।
शुरुआत में हर कोई छोटा होता है। शुरुआत में इसे सिंपल और छोटा रखने से न डरें। यह लंबे समय में आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या अपने काम को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये किताब आपको पारंपरिक सोच से बाहर निकलने का साहस देती है। ये किताब बताती है कि छोटे और वास्तविक कदम उठाकर आप बड़े बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, रीवर्क सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक नई सोच है जो आपके जीवन और करियर को बदल सकती है। अगर आपको ये सारांश पसंद आया हो तो हमारे चैनल बुक्स इन मिनट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।